अस्सलाम वालेकुम। मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि शाम में सीरिया में एक ईरानी रिलेटेड प्रॉक्सी मिलिशिया ने हमला किया है एक अमेरिकन एयरबेस के ऊपर शेलिंग के ज़रिए, मॉर्टर शेलिंग के ज़रिए। ये वो मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो अभी ज़रा स्लीपर सेल बन गए थे, क्वाइट हो गए थे, क्योंकि सीरिया के अंदर जो एक वो बाजियाबी हो गई थी और एक एक अवामी हुकूमत एक शक्ल बना के आई और उसमें भी वो ट्रांजिशनल एक निज़ाम चल रहा है। तो और क्योंकि ईरान का इनखला भी हुआ, रूस का भी हुआ वहाँ से, तो वो सारा मामला हो गया। तो शिया मिलिशियाज जो हैं वो जनरली वहाँ पे क्वाइट हो गए थे। अब ये जो शेलिंग है इसकी तफासिल, अटैक की क्या नोयत थी, किस किस्म का डैमेज हुआ है, कौन था, ग्रुप कहाँ से मोबिलाइज हुआ, वगैरह वगैरह की तफासिल सामने नहीं आई। तो ये हम कल आने वाले दिन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हमें ये पता है कि ईरान के पास अब वो अटैक जो हुआ है उसके ऊपर एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक हुआ है उसका अब उन्होंने जवाब देना है। तो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अटैक की नेचर को, उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आए हैं सारे स्टेक होल्डर्स के और जो दुनिया के ममालिक की डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आई हैं, और फिर फाइनली हम आ गए ईरान की ऑप्शंस के ऊपर कि ईरान अब कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट अब आपको समझ आ गया इंशाल्लाह। अब तफसील में जाते हैं। देखिए, 7 B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बम्बर्स जो हैं उन्होंने 14 GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर यानी बंकर बस्टर बम जो होता है, और ये बम बेसिकली एक छोटी सी आप समझे कि बिल्डिंग ही होती है 10-12 टन की, 20 टन की, और ये फेंकी जाती है और ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को जब अचीव करती है तो ये 200, 150, 100 मीटर अंदर खुदाई करके रिमोट मैकेनिज्म से जाके किसी भी अपने टारगेट के सामने जाके फट सकती है। और ये हार्ड जो मिनरल डिपॉजिट्स वाले कोई पहाड़ी ज़मीन होती है या कोई पथरीली ज़मीन होती है उसको भी पेनिट्रेट कर लेती है। बड़ी टेक्निकल ये एक पीस ऑफ मतलब म्यूनिशन है, और इसका जो मास्टर है, माहिर है, अमेरिका है बंकर बस्टर बॉम्बिंग का। इवन इसराइल के पास ये सलाहियत नहीं, ना डिलीवरी मैकेनिज्म्स हैं और ना ऐसी उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की है। तो अमेरिका का मैदान में आना बहुत ज़रूरी था इसराइल के लिए। जो यूएस सबमरीन बताया जा रहा है USS जॉर्जिया, उसने 2 दर्जन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल भी फायर किए हैं नतान्ज और इस्फहान की साइट्स में, जो अबव ग्राउंड साइट्स हैं, जो नॉर्मल मतलब न्यूक्लियर कोई हैवी वाटर प्लांट है, कोई यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है, कोई और फैसिलिटी, कोई स्टोरिंग फैसिलिटी है, उन पे मुख्तलिफ जो फायरिंग है वो अपने सबमरीन के ज़रिए भी किया है। तो आप वाटर टू लैंड या लैंड टू लैंड सरफेस मिसाइल समझ लें। ये सबमरीन्स के ऊपर काफ़ी वेल इक्विप्ड सबमरीन्स हैं अमेरिका के, जैसे आपको पता है दुनिया में सबसे ख़तरनाक नेवी में से एक नेवी है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीर भी की, आप सबने देखी होगी कि पीछे उनके पीटर हेग्जेट थे, मार्को रूबियो थे और वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस थे। JD वैंस का मौक़िफ़ जनरली मुखालिफ था ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई करने में, लेकिन थे वो एक ज़ायोनिस्ट हैं और इज़राइल के सपोर्टर हैं, यानी सबसे सॉफ्ट आदमी था इस ट्रियो के अंदर। सबसे हार्ड पीटर हेग्जेट और मार्को रूबियो हैं, दोनों नियोकॉन टाइप हैं, कटर ज़ायोनिस्ट हैं, क्रिश्चियन एवेंजेलिकल तहरीक से बहुत ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वोटर बेस वही है। मार्को रूबियो और हेग्जेट ने तो इस हद तक के यहाँ पे जो सलीब है उसको टैटू करवाया हुआ है और दूसरे अपने बाइसेप पे काफिर लिखवाया हुआ है अरबी ज़ुबान में, कि यानी मैं खुला मुखालिफ हूँ, काफिर हूँ। अब जो लोग मजहबी पेश गोई और इन चीज़ों को बहुत मद्देनज़र रखते हैं, वाकई में एक बड़ी अब नॉर्मल बात है कि एक सिटिंग मतलब हुकूमत का मेंबर जो किसकी बड़ी सेंसिटिव पोस्ट है डिफेंस की, वो इस तरह अपनी जब ओहदा उनकी नुमाइंदगी हुई जो ओहदे की, तो उन्होंने तब ये लिखवाया गया काफिर वहाँ पे। तो जैसे वो खुले आके मतलब इस्लाम दुश्मनी अपनी जाहिर करते हैं और अपनी जो प्रोटेस्टेंट या एवेंजलिस्ट बेस है उसको बहुत अपील करना चाहते हैं। तो ये सारे लोग बुनियादी तौर पे इजराइल लॉबी के ही आदमी थे, सब वेरिंग डिग्रीज के अंदर। वो वाली बात है कि चाइना हमारा दुश्मन है, एक डीप स्टेट का हिस्सा कहती है अमेरिका का, दूसरा कहता है चाइना हमारा दुश्मन है लेकिन इसराइल भी हमारा दोस्त है। यानी जैसे सिर्फ वो एक एडिड कैवियट डालते हैं, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी और उनकी मिलिट्री पॉलिसी मोर और लेस सेम है, लॉबी ग्रुप सिमिलर है। उन्होंने वहाँ कहा कि हमने ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए, कंप्लीटली एंड टोटली ऑब्लिटरेटेड, एक्सट्रीम डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। अब ना ये कंप्लीट है ना टोटल है, IAEA ने भी कंफर्म किया कि बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, लेकिन नाताबकारी फैली है। और मुबैना तौर पे ये बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक केबल्स के ज़रिए या इंटेलिजेंस के ज़रिए ईरान को कुछ हद तक अंदाज़ा था और वहाँ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना फिशन मटीरियल और इक्विपमेंट और आदमी मूव कर दिए हुए थे। वो एक एम्प्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली जिसको हिट किया गया, और वो जो वेंट है और एंट्री पॉइंट है उनको हिट किया गया पहाड़ में। तो ज़ाहिर बात है इस फैसिलिटी को दोबारा चालू करने में टाइम लगेगा।
उसके फॉलो अप में अब इजराइल कॉन्स्टेंटली जो अपनी वेव्स भेज रहा है अपने मिसाइल्स की, वो उसको भी टारगेट ज़रूर करता है ताकि वहाँ पे एक जो है वो केओस में इजाफा हो सके, और खुदा ना खास्ता वहाँ पे अगर कोई ताबकारी फैलने का वो मौका है तो इसराइल पूरी शरारत के तौर पर वो कर रहा है ताकि 2-3 साल ये फैसिलिटी कम से कम एक्सेसिबल ना हो ईरान के लिए। इजराइल को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि ये अटैक जो था ये कम्प्लीटली डिसमेंटल नहीं कर सकता ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, और लॉन्ग टर्म बहुत बड़ी इन्वेशन स्ट्रेटजी अमेरिका को ही इख्तियार करनी पड़ेगी जिसके अंदर बूट्स ऑन ग्राउंड का भी एक पहलू हो अगर वो ईरान को फुली डिन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं। नहीं तो वो इतनी बमबारी करें इसराइली और इतनी एक वॉर ऑफ अट्रिशन में लड़ाई में वो इतना नुकसान करें ईरान का, खुदा न खास्ता, कि ईरान में रजीम कोलैप्स कर जाए और ऐसी रजीम आ जाए जो सहमति रखे वेस्ट को और वो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल कर दें। तो इन ऑप्शंस को देखते हुए ये सारा मामला हुआ है। मेरे अपने कॉलीग से भी डिस्कशन हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले, तो जैसे ट्रंप की तकरीर में एक झिझक थी, जैसे उसका सांस फूला हुआ था, और जैसे वो गॉड ब्लेस मिडल ईस्ट, गॉड ब्लेस इजराइल, देन गॉड ब्लेस अमेरिका, ये बहुत अनकैरेक्टरिस्टिक है, एंटी ट्रंप के रेटरिक है कि वो दूसरे मुल्कों की तारीफ़ें कर रहा हो, उनको दुआएं दे रहा हो, वो बड़ा अमेरिका फर्स्ट किस्म की उसकी बेस है। तो मागा बेस जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेस, उसको जैसे वो हिट करके नुकसान कर रहा है, और ये सेल्फ प्रिजर्वेटरी मैकेनिज्म जो होता है इन पॉलिटिशियंस का और पॉलिटिकल ग्रुप्स का, ये जैसे अनकैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्यों ऐसे कर रहा है। ज़ाहिरी बात है इजरायली लॉबी के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसके ऊपर, चाहे वो फाइनेंसिस के थ्रू आया हो, चाहे वो कॉम्प्रोमेट और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू हो। ये भी यकीनी बात है कि इजरायली जो लॉबी है उसने बहुत ज़्यादा हनी ट्रैपिंग इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के ज़रिए मुख्तलिफ दुनिया में इंटेलिजेंस को ऑपरेशन करके उन्होंने सेक्शुअल और इस तरह का कॉन्ट्राबैंड इस्तेमाल करके लोगों को हनी ट्रैप किया है। पूरी अभी उसका पूरा अभी कभी एक नेटवर्क डिसमेंटल हुआ है हमारी आंखों के सामने पिछले 5 सालों के अंदर, जो जेफरी एप्स्टीन का नेटवर्क था और गिलेन मैक्सवेल का नेटवर्क था जो अभी जेल में, और जेफरी एप्स्टीन जो है वो सपोजिटली उसने खुदकुशी कर ली थी। तो उसके अंदर बहुत बड़े लोग शामिल थे, जिस तरह प्रिंस एंड्रू जो क्वीन जो फौत हुई हैं उनके साहिबजादे हैं, वो शामिल थे। बहुत बड़े लोग जैसा बिल क्लिंटन शामिल थे। तो अजीब व गरीब नौयत के, जैसा आप कहोगे यार ये तो टॉप ऑफ द टॉप हैं दुनिया के, वो लोग उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उस सेक्स सप्लाई के रिंग में जहाँ बच्चों की खुदा इसमत दरी की जा रही थी और जुल्म किया जा रहा था उन पर, उसमें उन्होंने कुछ ना कुछ उनका उस एक्सेस से लिंक बनता जाता है। आप हैरान होंगे कि किस नौयत के लोग उसमें शामिल थे। तो वल्लाही ट्रंप एक कॉम्प्रोमेट है, ट्रंप कॉम्प्रोमाइज्ड है, फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं, लेन देन है, पर्सनल मोटिवेशंस हैं। हालांकि मुझे लगता है उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आइडियोलॉजिकल नहीं है, ना ही वो क्रिश्चियन है, वो सिर्फ एक बेस को अपील करने के लिए करता है। लेकिन ये बात है कि वो इजराइल फुली अमेरिका को मैदान में लाने में नाकाम रहा। पार्शली एक अलामती प्लस कुछ उसके अंदर नुकसान का एलिमेंट भी था, एक स्ट्राइक उन्होंने उनसे करवा ली। अस्सलाम वालेकुम। लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह। इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे। एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है। इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पोलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है। हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें। लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना आप पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का। इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह। तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह। सी यू सून। तो जो ईरान ने बमबारी की है इजराइल के ख़िलाफ़ जवाब में, और जो मिसाइल बराजेस नए भेजे हैं उसके जवाब में इजराइल ने भी एक बहुत बड़ा हमला किया है IRGC के हेडक्वार्टर पे तेहरान में, और वहाँ पे उन्होंने उसको भी हिट किया है। एक बहुत बड़ा मशहूर पॉलिटिकल प्रिजन भी है वहाँ पे, एक घड़ी भी थी उसमें वो बड़ी सारी उन्होंने लगाई हुई थी कि इजराइल की उल्टी गिनती का वो एक मतलब जैसे अलामती तौर पे। तो वो बड़े पॉलिटिकल स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको नज़र आएगा कि वो पुराना शाह जो है रज़ा पालवी, उसका बेटा वो जो एक अमेरिका में बिठाया हुआ उन्होंने, वो ट्वीट्स भी करता जा रहा है कि हमारा वक्त करीब आ रहा है, और ये सब जैसे बहुत एक सियासी बिल्टअप कर रहे हैं वो रजीम चेंज के लिए। और IRGC को हदफ बनाना भी मकसद ये है कहना कि यार ये अलग हैं बाकी मुल्क से, पासदारान इनकलाब जो हैं और ये जो मजहबी रजीम है, हमारा हदफ ये लोग हैं। वो एक पूरा एक नैरेटिव इजराइल जो है बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है।
बहुत भारी अटैक हुआ है अभी तेहरान वाला जो है, उसमें तफसील तो नहीं आएगी कितनी शहादतें हुई हैं वगैरह, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे और अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे लोगों को। इसराइल जो है वो रैंप अप कर रहा है, वो ज़ाहिर बात है एम्बोल्डन भी हुआ है, इतना बड़ा काम उसने अमेरिका से करवा लिया, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करवा लिया और बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे मेरा स्टेटेड गोल नहीं मिलता, वो है रजीम चेंज। टू बी फ्रैंक, वो है रजीम चेंज। वरना अगर अलामती तौर पे भी उनको अंदाज़ा होता कि ईरान के पास इवन एक मतलब परफॉर्मेटिव एबिलिटी है कि वो न्यूक्लियर टेस्टेड है या न्यूक्लियर उनके पास कैपेबिलिटी है, तो वो इस तरह के बोल्ड हमले ना करते। वो सिर्फ एक जैसे एक वो है रूज़ है या वो एक बहाना है, बहाना असल में मेन हदफ है ईरान की सिक्योरिटी रजीम को, नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस को डिसमेंटल करना और वहाँ पे मतलब बांदर नाच करवाना, खुदा ना खास्ता के तेहरान में एक छोटी सी हुकूमत हो और गिरदोनवा में बस मलिशियाज़ और मर्सनरीज़ और आईसिस और शिया मलिशियाज़ और फड्डे ही चलें। यहाँ पे आज़री भी कहें कि यार हम तो आज़री हैं, हम तो ईरानी नहीं हैं, बलोच कहें हम तो बलोच हैं, और वो कुर्द कहेंगे हम कुर्दिस्तान यहाँ से लेके इसराइल तक बनाएंगे, लेकिन असल में हम इसराइली होंगे। जैसे कि एक सिक्योरिटी, जिस तरह सीरिया भी डिसमेंटल हुआ, इराक का मामला हुआ, ईरान अपनी सिक्योरिटी के लिए लेफ़्ट राइट नॉर्थ साउथ एक साफ वो जैसे वो बना रहा है खुला मैदान। और ये डॉक्ट्रिन है जिसको यूएई भी परसू करता है, जिसको टेल अवीव भी परसू करता है, दुबई से भी, अबू धाबी से भी परसू की जाती है कि हम जो आइलैंड से मुल्क हैं ना, छोटे छोटे से, जिनकी ना पॉपुलेशन हैं टू सस्टेन, ना हमारे नक्शे सेंसेबल हैं, ना हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी है, हम पूरी दुनिया में केओस क्रिएट करें अपने गिरदोनवा की दुनिया में, पड़ोस में, और हम जैसे आइलैंड्स हों, छोटी छोटी छावनियाँ हों वेस्टर्न वर्ल्ड की, जहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और बड़े बड़े प्लाजे और लास वेगस, क्या नाम देंगे इस डॉक्ट्रिन को। दुबई की भी यही डॉक्ट्रिन है, अबू धाबी की भी डॉक्ट्रिन है, केओस हो इर्द गिर्द, और हम जैसे छोटे छोटे जजीरे हों, छोटे टाउन्स हों ऑफ सिविलाइजेशन, एंड वाओ लुक एट दिस कसिनो सिविलाइजेशन, वाओ द मोस्ट LGBT फ्रेंडली टाउन है। पता ना आपको ये बात, टेल अवीव की एक फखरिया बात किया कि हम मोस्ट LGBT फ्रेंडली सिटी हैं ऑन अर्थ। और जो वो बनाते होते हैं ना टूर पैकेजेस गेज के, उनके अंदर एक होता है कि टेल अवीव द गे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फखरिया ये बताते हैं। इस तरह ही दुबई जैसे वो जुआ और सेक्स इंडस्ट्री का वो गढ़ बन गया है, लास वेगस से भी वो दुआ आगे निकल गया है। ये छोटे 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 छोटे, अब वो रियाद को भी ये ख्वाब दिखा रहे हैं कि तुम भी छोटा सा जजीरा टापू बना लो रियाद, और छोटा सा जद्दा, और छोड़ो जो ये पागल आते हैं बाकी इधर हिजाज के लिए, उनको साइड से लेके आया करो फोकस इसके ऊपर करो। तो ये एक पॉलिसी है बाकायदा, और ये वो परसू कर रहे हैं इसको। अब इस ज़मन में जो पॉलिटिकल कॉन्डेमनेशन आई हैं और डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स आई हैं उनको देख लेते हैं। पहले पाकिस्तान डोमेस्टिकली देख लेते हैं। PTI ने भी कह दिया है, चीफ फॉरेन ऑफिस से भी स्टेटमेंट आ गई है, डिप्टी PM इसहाक डार साहब ने भी कह दिया, नहीं हर लेवल पे हमारी सियासी कैडर जो है, अपोजिशन हो गवर्नमेंट हो, सब ने कंडेम किया है। ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये देख लेते हैं। पाकिस्तान कंडेम्स द US अटैक्स ऑन द न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान which follow the series of attacks by Israel. We are gravely concerned at the possible further escalation of tensions in the region. The statement emphasized that these attacks violate all norms of international law and that Iran has the legitimate right to defend itself under UN Charter. The unprecedented escalations of tensions and violence owing to ongoing aggression against Iran is deeply disturbing. Any further escalations of tensions will have severely damaging implications for the region and beyond. Pakistan stressed the imperative need to respect civilian lives and properties and immediately bring the conflict to an end, proposing dialogue among the stakeholders to address the crisis in the region. They added recourse to dialogue and diplomacy in line with the principles and purposes of UN Charter remains the only viable pathway to resolve the crisis in the region. Saad Mia has some very choice words about this, and हम regularly बात करते हैं प्रोग्राम पे इस पे. Stop it. Just stop it at this point. Like परसों हमारे चीफ की वहाँ मीटिंग हुई है, बड़ा एक अनप्रेसिडेंटेड लंच हुआ है, हर किस्म का डिप्लोमेटिक नॉर्म जो है वो ब्रेक किया जा रहा है. ईरान के मामले में इसराइल को देख लें, गाज़ा के मामले में इसराइल को देख लें, फ़लस्तीन के जनरली मामले में देख लें, इराक़ की वॉर देख लें, अफ़गानिस्तान की वॉर देख लें, अमेरिका की इम्प्यूनिटी जिस तरह वो ऑपरेट कर रहा है दुनिया में. एट दिस पॉइंट UN, लिबरल ऑर्डर, इंटरनेशनल लॉ, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस, ये सब अबैंडन हो रहा है. आई एम नॉट सेइंग कि आप जैसे ट्रांजिशन भी ना करें, सारी बात है एक सॉफ्ट
जैसे वो हल्का 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 आहिस्ता 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 हम, लेकिन जिस संजीदगी के साथ पाकिस्तान परसू कर रहा है ना अभी भी इस सबको, मतलब वी जस्ट नॉमिनेटेड डोनाल्ड ट्रंप फॉर अ नोबेल पीस प्राइज। पहले तो नोबेल प्राइज की क्या हैसियत है, ओबामा को मिला हुआ है, किलर ऑफ नॉट ओनली वर्ल्ड सिटीजन्स, अमेरिकन सिटीजन्स ऑल्सो। मतलब अब सिटिंग प्रेसिडेंट असैसिनेशन करवाए एक आप अपने ही मुल्क के एक सिटीजन की जो बाहर बैठा हुआ है मुल्क से, या वो विकीलीक्स पे क्रैकडाउन करे, या वो मतलब ये नहीं, मैं तफसील में नहीं जा सकता कि ओबामा ने किस किस्म की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, उसको एज ए पीस मेकर लॉर्ड किया जाए। पाकिस्तान का ये नॉमिनेशन करना ये भी अबसर्ड है, और जिस इदारे में हम नॉमिनेट कर रहे हैं वो भी अबसर्ड है। नोबेल प्राइज किसको नहीं मिला हुआ यार एट दिस पॉइंट? यासिर अरफात को मिला हुआ यार, मलाला को मिला हुआ है। वो फिजिक्स के लिए अब्दुल सलाम साहब को मिला था, वो जो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं था, वो तो बिल्कुल उनकी साइंस की खिदमत की खातिर, यानी जैसे कि एवरीथिंग इज पॉलिटिकल अंटिल इट इज। ना इस प्राइज की कोई हैसियत है, ना इसकी कोई वैल्यू रही है दुनिया के अंदर, जैसे इन इदारों की नहीं रही। तो पाकिस्तान की स्टेटमेंट, वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू रियलाइज, मेकअप स्मेल दी एशेज, जो माहौल बन चुका हुआ है। हम जो अच्छे बच्चे बनने की इंसिस्टेंस कर रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, मेरा सस्पेशन भी ये है कि पाकिस्तान स्लो ट्रांजिशन करेगा इस सब से। जैसे अंदर खाते जो मर्जी कर रहा हो, लेकिन जैसे स्टेटमेंट्स की हद तक वो ज़रूर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, ईरान भी इस पर बहुत डिपेंड कर रहा है, रिलाई कर रहा है। आई थिंक हमारी मजबूरी बन गई है ग्लोबल साउथ की और मुसलमान मुल्कों की कि हम इसकी तारीफ़ करें और इसको वो हम सपोर्ट करें और प्रॉप अप करें। बहरहाल पीटीआई के जुल्फी बुखारी साहब ने भी कह दिया कि हम कंडेम करते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ ईरान सॉवरेनिटी एंड ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और इसराइल ने बहुत चालाकी और होशियारी के साथ कामयाब कर लिया कि यूएस के वो इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला कर दें। मुझे बड़ी खुशी हुई, पीटीआई वालों ने कंडेम कर दिया। अब ये तो डिप्लोमेटिक वेव्स बनाएगा पूरी दुनिया के अंदर। शायद कह रहे हैं कि टेल अवीव जो है वो कोलैप्स ना कर जाए इस स्टेटमेंट के। या नोबडी केयर्स। बिफोर वी गेट इनटू द रेस्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सेज, यहाँ पे पहले मैं अफगान भाइयों को, इंडियन भाइयों बहनों को, दोस्तों को, सबको ये कहना चाहूँगा कि एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई, अब पता लगा कि नहीं है जी? हाँ, मुझे आवाज़ नहीं, क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की हुई? अच्छा हुई, बड़ा ख़तरनाक। अच्छा, पाकिस्तान ने बैक वक्त दो काम किए हैं। पाकिस्तान ने सारा फिशन मटेरियल भी ईरान का ले लिया, एबटाबाद में और इस्लामाबाद में स्टोर कर लिया। लेकिन मसला ये है कि रास्ते में बलूचिस्तान आज़ाद हो चुका हुआ था, तो वहाँ से गुजार के नहीं लाए, वो समुद्री रास्ते से लाए, ठीक। और हमने इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की है ईरानियों के साथ, लेकिन उनको बैक स्टैप भी कर दिया, ठीक। हमारे अड्डे भी इस्तेमाल हुए फ़िज़ाई, लेकिन वो मिजोरी से आए हैं जहाज़। अच्छा, और पाकिस्तान जो है ना, ऑल पाकिस्तान बहुत बुरा है, ये पाकिस्तान बहुत बुरा है। पाकिस्तान से ज़्यादा आपने नहीं, मतलब पाकिस्तान से आपने नहीं करनी। अब ये आप ट्विटर वगैरह पे शेयर कर देते हैं, ये ख़बरें पीटीआई वाले शेयर कर देते हैं, या सोच लिया करो, सोच लिया करो। पहले वो लंच हुआ, झूठ बोला आपने। अच्छा, फॉर एग्जांपल उस पर तनकीद ये नहीं कर रहा कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को ब्रेक करता है, पूरी दुनिया कह रही है इट्स वेरी अबसर्ड के लंच पे चीफ साहब गए। पीटीआई वाले क्या तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने सौदा कर दिया। अफगानिस्तान के मैं अकाउंट्स देख रहा हूँ, पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, बेसिस दे दिए। यार अकल के अंधों, B-2 बॉम्बर जो है, इट डज नॉट नीड टू लैंड, वो एक घर है, इट्स अ होटल ऑन इन द एयर, वो स्पेसशिप है बेसिकली। वो वहाँ से मिजोरी से उड़ के आई है, इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की हुई, कतर की होगी, कहीं ना कहीं रिफ्यूलिंग कर ली होगी उसने। मतलब वो, अच्छा हमारे क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ से, हमारे जो ट्रोल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, नहीं इंडिया से उड़ गया है। तो जैसे एक इमेजिनरी सी हमने आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, इमेजिनरी हमने, पाकिस्तान ने बैकस्टैप कर दिया ईरान को, पाकिस्तान ने ओए होए होए, पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान के तो डिप्लोमेटिक ताल्लुक ही नहीं ईरान के साथ हिस्टोरिकली इतने को गहरे। सो बहरहाल अल्लाह हाफिज़ हम सबका। ये ना शेयर किया करें, मुझे एक्चुअली दुख हो रहा है बाय द वे, ये ना शेयर किया करें झूठी खबरें, रैशनली सोचा करें, थिंक अबाउट दीज थिंग्स। देखें, यूएन ने भी, एंटोनियो गुटरेस ने भी कह दिया कि मैं अलार्म्ड हूँ। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगाची साहब जो हैं, उन्होंने भी कह दिया कि ये वायलेशन है। अगेन वो यूएन चार्टर एनपीटी की बात कर रहे हैं। रशिया ने कंडेम किया यूएस की बॉम्बिंग को और कहा रेकलेस मूव है जो इस्लामिक रिपब्लिक की सॉवरेनिटी को वायलेट कर रही है। यूरोप में भी कॉन्डमनेशंस आई हैं, लैटिन अमेरिका में भी आई हैं। यूरोप में ज़रा छोटे मुल्कों की आई हैं, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, एस्टोनिया वगैरह। बड़े मुल्कों की अभी तक कोई ऐसी तगड़ी स्टेटमेंट्स नहीं आई, लेकिन अरब वर्ल्ड की और नॉन स्टेट एक्टर्स की आप समझें। मिस्र ने ग्रेव रेप्रिकशंस फॉर एक्सपेंडिंग द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड अर्ज टू रिटर्न टू नेगोशिएशंस, यानी वेग, कंप्लीटली वेग। सऊदी अरेबियन मिनिस्ट्री डीप कंसर्न अबाउट यूएस एयर स्ट्राइक्स
बट कंडेमनेशन नहीं की। किंगडम अंडरस्कोर्स द नीड टू एक्सर्ट ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू एक्सरसाइज रिस्टेन, डी एस्केलेट टेंशंस एंड अवॉइड फर्दर एस्केलेशन। कतरी फॉरेन मिनिस्ट्री रिग्रेट्स एस्केलेटिंग टेंशंस, डीप कंसर्न, रिग्रेट्स, डियर सर, टू whom it may concern। अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इस तरह अंसार अल्लाह हैं, हुथी जिनको कहते हैं हम, उन्होंने तो वही सारी बातें की हैं, इंटरनेशनल लॉ वायलेट हो रहा है, और उन्होंने कहा जिहाद और जो है मज़ाहमत शुरू करें, उम्मत पूरी लड़ाई करे सोहियोनी और अमरीकी एरोगेंस के ख़िलाफ़। हमास ने भी कंडेम किया, हिजबुल्लाह ने भी कंडेम किया, और सब ने जिहाद की कॉल दी कि उम्मत को अभी ये तगड़ा इकट्ठा होने की ज़रूरत है। एलेक्जेंडर डुगिन एक बड़े मशहूर फ़लसफ़ी, और जैसे पुतिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो आप कहें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ख़ास तौर पे जो स्पिरिचुअल फैक्टर हैं, जो मौलाना टाइप उनके वो बैकर हैं एलेक्जेंडर डुगिन, उन्होंने कहा कि उम्मत के पास ये लास्ट चांस है कि वो खड़ी हो जाए और इकट्ठी हो जाए। तो मैं फुली इत्तेफाक तो नहीं करता उनकी स्टेटमेंट से, बट सेंटिमेंट उनका मैं समझ सकता हूँ कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग प्रोसिक्यूट की जा रही है। ईरान इज़ नॉट द ओनली टारगेट। कतर, सीरिया, टर्की और पाकिस्तान, ये 4 और टारगेट्स हैं पोटेंशली, और इनके अंदर से सबसे जो हल्का टारगेट है इन टर्म्स ऑफ इसकी जो इम्पोर्टेंस सबसे कम है इस मामले में लोकेशन की वजह से, वो पाकिस्तान है। यानी हम सबसे लास्ट टारगेट हैं इसराइल का। बट टॉप टारगेट्स में सीरिया, टर्की और कतर भी शामिल है, और कतर में वैसी अमेरिका की एयरबेस है, तो सोचने वाली बात है। कतर को तो वैसे चाहे मैं अगर वो नाश्ते के टाइम उठें और दोपहर तक वो जाके उसको एनेक्स कर सकते हैं पूरे के पूरे को, वो तो बेचारा, वो तो जैसे अपने घर वाली बात है, बैकयार्ड वाली बात है। अब सपोर्ट देखते हैं किन लोगों ने, और ये सब वो लोग इन्होंने वेग कॉन्डमनेशन या क्लियर कॉन्डमनेशन दिया। सपोर्ट में सिर्फ अमरीकी और इसराइली हैं और ऑस्ट्रेलिया की क्यों, और कनाडा ने ज़ाहिर बात है एक वो वेग सी स्टेटमेंट दे दिए गए, और चेक रिपब्लिक को चलो गिनते ही नहीं है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और ये क्यों हुआ है? कनाडा और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की सिक्योरिटी स्प्रेड का हिस्सा हैं, और जैसे कि आज मैं ये बात कर रहा हूँ ना, आप समझें कि वो अमेरिका ही है। ना कनाडा एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहा है, ना ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क रहा है, ना मेक्सिको, ना एल सल्वाडोर, ना अर्जेंटीना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लैटिन अमेरिका में जैसे इल्ला माशाल्लाह मोस्ट मुल्क अमेरिका के तसल्लुत के अंडर आ चुके हैं, और अमेरिका प्रैक्टिकली उनकी पॉलिसी को इस तरह सऊदी अरेबिया का और कुवैत का रिलेशनशिप है। कहने को तो अलग मुल्क हैं, कुवैत की एक पार्लियामेंट है, फेयरली डेमोक्रेटिक है डोमेस्टिक मसाइल के अंदर, लेकिन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी सब सऊदी अरेबिया डिसाइड करते हैं। उसे उसका एक जैसे उसकी कॉलोनी है एक वो। इसी तरह अमेरिका का कनाडा, साउथ अमेरिका, मोस्टली मिडल अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरा उसके वो एंग्लो सैक्सन स्प्रेड का हिस्सा है। इसमें इंग्लैंड जैसे कभी कभी उछलता है, लेकिन मोस्टली वो भी अब एक पपेट ही है, और मेरे ख्याल में कभी वो इंडिपेंडेंस नहीं गेन कर पाएगा। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली वगैरह जो यूरोपियन कोर है, वो ज़रूर अलहदा एक हस्ती है, एंटिटी बनना चाहते हैं, रूस के ख़िलाफ़ भी और अमेरिका से जान छुड़वाने के चक्कर में भी, और अमेरिका उनको कर रहा है स्क्वीज़। ये पॉलिसी का सिर्फ मतलब इसराइल की खिदमत नहीं है, अमेरिका का यूरोप को स्क्वीज़ करना, फिर वो आगे जानेंगे कि कैसे। अब मैं ईरान के लोगों को और अफ़गानिस्तान के मुसलमान भाइयों बहनों को सबको एक मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया जो आप सबको पालता रहा है पिछले 30-40 साल में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायलॉग भी किया ईरानियन प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान के साथ, इजहार भी किया बड़े डीप कंसर्न का और रीसेंट एस्केलेशंस का, और कहा कि इंडिया जो है वो डायलॉग और डिप्लोमेसी को मांगता है कि ताकि रीजनल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और पीस होए। अभी तक इंडिया की गवर्नमेंट ने कॉन्डमनेशन नहीं दी, सिर्फ एक फ़ोन कॉल किया कि हम वाओ दैट्स वेरी बैड, दैट्स वी आर शॉक्ड। अब मुझे बताएंगे इसका क्या मतलब है? साधनिया, अच्छा पाकिस्तान नहीं है, इट्स इंडिया। पाकिस्तान ही नहीं छुड़ा हमारा इंडिया। अच्छा जब दिल्ली में 1 महीना पहले जब पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी बराह रास्त, तो दिल्ली में मगाची साहब गए और क्या किया उन्होंने? ये जनाब, और ट्रेड करेंगे हम। इसी तरह अफ़गानिस्तान के अंदर से इवन तालिबान के अंदर जो एक नाराज़ ग्रुप है जो पाकिस्तान से नाराज़ हैं, ज़ाहिर बात है हम अफ़गानिस्तान के पास फिर जवाज़ है पाकिस्तान के बारे में कंप्लेंट करने के बाद। ईरान के पास कुछ नहीं है। ईरान के साथ पाकिस्तान ने हमेशा कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन किया। इट इज़ ईरान जो ख़राबी करता है। उसके बावजूद आप ईरान की स्टेटमेंट्स कंसिडर करें हमारी और हिंदुस्तान की लड़ाई के अंदर, और आप कंसिडर करें पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स ईरान की लड़ाई के अंदर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान ने खुला के सपोर्ट किया है, कमर उनकी पुश्त में महफूज किया है। हम चाहें तो बड़ी शरारतें कर सकते हैं ईरान के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक सेंटिमेंट जो है, हमारे दिल ईरान से जुड़े हुए हैं। अभी फॉरेन पॉलिसी और इसको अलग कीजिए अपनी जज्बात और उनको,
तो हमने पाकिस्तान इंडिया ईरान के साथ बहुत अच्छा मेंटेन किया। हम ईरान की इंटेलिजेंस शेयरिंग भी यकीनन कर रहे होंगे, कोई ना कोई मदद कर रहे हैं, उसकी तफसील में हम जान नहीं सकते, सारी बात है, कोई फैक्ट सामने नहीं आए। हमने हर जगह डिप्लोमेटिक कवर दिया उनको। कॉन्डमनेशन इस वक्त अमेरिका को, उस खाने के बाद भी अगर आप अमेरिका को कंडेम कर सकते हैं डिप्लोमेटिकली, तो आप समझेंगे कुछ ना कुछ हम सही करके आए हैं, हमारा ठीक ही चल रहा है निज़ाम। तो अब इस सब में देखते हैं ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं, इस सब लड़ाई के अंदर ईरान के पास ऑप्शंस क्या हैं। साद की ओपिनियन ये है, और काफ़ी कोलीग्स की यहाँ ओपिनियन है, कि ये ईरान का आखिरी मौका है। ईरान पिछले जो 2-3 साल से डिले कर रहा है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस उसने बिल्ड किया था यहाँ से लेकर लुबनान तक, जो शिया क्रेसेंट बनाया था उसने अपना, कि वो इसराइल के बॉर्डर पे था, चूँकि वो इसराइल के साथ अपनी एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लेके चल रहा है, उसने उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का इजहार किया। वो जो एक पॉलिसी थी उसके तहत हिजबुल्लाह भी डिसमेंटल हुई, हमास को भी नुकसान हुआ, सारी जो मुज़ाहमती तहरीकें, अंसारुल्लाह कमज़ोर हुई वगैरह वगैरह। सीरिया पूरे का पूरा उससे हाथ धोना बैठा उसको, और वहाँ पर उसने हमेशा के लिए एक सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट खो दिया ईरान ने अपना। इसराइल को कुछ नहीं कर पाया, वो टस से मस नहीं कर पाया, बिकॉज उसने वो बराह रास्त लड़ाई पकड़ी नहीं इसराइल से, उसने अवॉइड की। इट वांटेड टू फाइट अ लॉन्ग स्लो अट्रिशन की वॉर। इसराइल ने जल्दी से आके वो एस्केलेट कर दी लड़ाई, कि आओ मैंने तुम्हारी लीडरशिप को शहीद कर दिया है, मैंने अमेरिका से तुम्हारे न्यूक्लियर साइट से हमला करवा दिया, अब मैदान में मुकाबला करो। अभी भी ईरान जो रिस्पॉन्स कर रहा है वो एक कंट्रोल्ड और मेजर्ड कर रहा है, बिकॉज इट डज़ नॉट वांट दिस टू बी इट्स लास्ट फाइट। ठीक है, एक मुल्क के सेल्फ प्रिजर्वेशन में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एक सवाल पूछूंगा मैं सारी दुनिया से, और आप लोग अक्लमंद लोग बैठे हुए घरों में सोच देख रहे हैं, वीडियो सोच रहे हैं, खबर भी पढ़ रहे हैं आपको सारी, क्या आपको लगता है ईरानियन रजीम इसको सर्वाइव कर सकती है? हर एंगल से अटैक कर रहे हैं, एस्पिनाज, सब्टरफ्यूज, फिफ्थ कॉलमिज्म, कल्चरल। आज़री तैयार हो गए लड़ने के लिए, बलोचों को तैयार कर दिया उन्होंने ईरान से लड़ने के लिए। उन्होंने बहाई मज़हब के लोगों को इस्तेमाल के अंदर स्ट्राइक्स करने के लिए, वो ड्रोन स्ट्राइक्स जो उन्होंने की थी लोकल फैक्ट्री से, अफ़गानी सिटीजन्स को इस्तेमाल किया। इंडियन वहाँ पे जो नेवल अफसर आपने भर्ती किए हुए थे ईरान ने बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में ख़राबी करने के लिए, उनको इस्तेमाल किया इंटेलिजेंस नेटवर्क के तौर पर। लेफ़्ट की कम्युनिस्ट पार्टीज़, लिबरल पार्टीज, सब ने ऐलान कर दिया कि हम धरने करेंगे, रजीम को चेंज करेंगे। सारी फेमिनिस्ट तहरीक, सेक्स एंड जेंडर की तहरीक, सब आपके ख़िलाफ़ हो गए। उन्होंने एरियल बमबारी कर रहे हैं, वो आपके ख़िलाफ़ अमेरिका को मैदान में ले आए हैं। आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो अमेरिका आपके ख़िलाफ़ मज़ीद मैदान में उतर आएगा, खौफनाक और बड़े नुमाया तरीके से उतर के आ जाएगा। रजीम, मुझे ज़ाती तौर पर मैं भी एग्री करता हूँ, साथ हमारी अब फिर डिबेट चल रही है, यही डर खौफ था कि ये कलेप्स ना कर जाए। अगर ये मामला होता है तो आप यकीन करें रीजन के अंदर आप आईसिस भूल जाएंगे, आप अलकायदा भूल जाएंगे। जिस किस्म की मिलिटेंसी, जिस किस्म का टेररिज्म फैलेगा, आपको इराक और अफगानिस्तान याद आ जाएंगे, और आप कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं थे। आप कहेंगे बुश बड़ा अच्छा सदर था अमेरिका का। तो ट्रंप जिस चीज़ के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना, तो आप इसमें ऑप्शंस देखते हैं। अभी जो करंट ईरान अगर गवर्नमेंट थ्राइव करना चाहती है, थ्राइव नहीं देती है, उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। ईरान के पास प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स वाली ऑप्शन है जो वो कर रहा है एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए। मेरा ख्याल है ईरान ने अब तक एस्केलेशन लेडर को चढ़ा नहीं, तेज़ी से ब्रेक नहीं किया नॉर्म, टुक टुक। थोड़ा भारी हमला आता है, ईरान थोड़ा भारी हमला करता है। आप हेडक्वार्टर को टारगेट करते हैं, वो आपके हेडक्वार्टर को। ईरान ने ये पॉलिसी परसू किया। दूसरी जो है, ईरान ने डिप्लोमेटिक जो रिस्पॉन्स लिया कि उन्होंने इंस्पेक्टर्स को कहा कल्टियो, आइए ये भागो, आइए रोज़ वोट के कहते ताबकारी नहीं फैली, ताबकारी नहीं फैली। उन्होंने कल्टियो भागो यहाँ से। डिप्लोमेटिकली ईरान एक सॉलिड स्टांस ले रहा है, मिलिटरली थोड़ा सा वो है। एक है वाइल्ड कार्ड रिस्पॉन्स कि डेटरेंस थ्रू अनप्रडिक्टेबिलिटी, कि जिस तरह इसराइल को बताया जाता है ना, इर्रेशनल एक्टर है, उसको कोई मतलब वो बिला किसी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खौफ ख़ता के, इंटरनेशनल लॉ के, वो ऊट पटांग हरकतें करता है। ईरान ने अब तक ऐसा कोई हमला नहीं किया। हमने कई बार डिस्कस किया प्रोग्राम में, सुसाइड अटैक्स, अंदर ट्रिगर कर देना, मलिशियाज़ को के अंदर घुसो, गोलियां मार दो अनडिस्क्रिमिनेटली, अंदर जाके बम फाड़ दो। वो अनप्रडिक्टेबल वाले काम अब तक ईरान ने नहीं किए। ईरान एज ए नेशन स्टेट जो रूल्स और ऑर्डर और उसके तहत ऑपरेट करता है, वो बड़ा अभी एक मुजाहरा कर रहा है। ये एक ऑप्शन है ईरान के पास कि वो बिल्कुल एक क्योटिक उस पर आ जाए। चौथी है न्यूक्लियर ऑप्शन, कि नॉर्थ कोरिया की तरह टेस्ट कर दो, साबित कर दो दुनिया में, लोहा मनवा लो, थप्पड़ मनवा लो, लो बम बड़े। अब नॉर्थ कोरिया अगर ईरान से कंपेयर किया जाए तो चाइना की छतर छाया के अंडर और न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर वो बेहतर रह गया इस मामले में। सैंक्शन उसने भी फेस किए, गालियाँ दुनिया की उसने भी खाई, लोगों ने घास भी खाई, वहाँ पे सब कुछ हुआ। तो ईरान ने वो सख्तियाँ फेस करके, जैसे उसका फल नहीं, उसका फल बस लवे बाम है, और वो जैसे उनके अंदर खुद कोई पॉलिटिकल विल नहीं है या इनडिसीजन है कि वो उस तक पहुँच सकें।
तो ये न्यूक्लियर ऑप्शन ईरान को बचा सकती है, मेरी जाती राय है। स्टार्ट से मेरा ये मौक़िफ़ है कि ईरान अगर टेस्ट कर ले कामयाबी से, ये सब रुक जाएगा। इसमें हालांकि कुछ माहिरीन कह रहे हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लेगा और ख़तरनाक हो जाएगा उसके लिए काम, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसी बात दुरुस्त नहीं है। वो ज़्यादा ये राय अमवार की जा रही है कि नहीं नहीं नहीं, इसको अबैंडन कर दो, इसको अबैंडन कर दो। हमें भी बहुत डराया था, हमने भी बना लिए बम, उसके बाद हमने फेस किया, भूख नंग बर्दाश्त की, सेंक्शंस बर्दाश्त, सब कुछ बर्दाश्त किया। इंडिया के ज़रिए हमें डराया गया, हमें इंसर्जेंसी के ज़रिए डराया गया, सब कुछ, फिफ्थ कॉलमिज़म, ये हमारे यहाँ भी फेमिनिज़म और ये सब सब कुछ फैला। पाकिस्तान सस्टेन कर गया, ईरान भी कर सकता है इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन और थोड़ी सी वाइल्ड कार्ड ऑप्शन इनको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी डिप्लोमेटिकली इजराइल लास्ट लाफ लेके निकलना चाहता है। लास्ट लाफ होती है सर, इंडिया ने एंड में बरमोस फेंक दिया यहाँ पे शरारत के तौर पे, तो होगी सुलह होगी। देखो न्यूक्लियर भी बंद हो गया, हमने कहा था न्यूक्लियर बंद करेंगे, अमेरिका आ गया और हमने बड़ा नुकसान कर दिया, रजीम को कमज़ोर कर दिया। हम अनकरीब इंशाल्लाह जी हम गिरा देंगे रजीम को। इस तरह इसराइल निकल सकता है। ईरान को लास्ट लाफ नहीं मिली डिप्लोमेटिकली। ईरान विल लुक आउट कमिंग आउट ऑफ दिस वेरी पोलिटिकली वीक। ना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली, ना इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दे पाए, रजीम क्या करेगी? आप समझ रहे हैं ना? अब इस वक्त दोनों मुल्कों के अंदर ऐसी सूरत हाल है कि दे वांट अ विन। इसराइल ने इतना एस्केलेट कर दिया कि वो विन 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 नहीं बन सकती। अमेरिका चलो कह लेगा कि मैं तो जीत गया, मैं तो 1000 मील दूर बैठा हूँ तुम सबसे, मैंने कर लिया जो मैंने करना था। इसराइल अगर कहेगा हमारी विन हुई तो फिर ईरान की नहीं हुई, ईरान अगर कहेगा हमारी विन हुई तो इसराइल की नहीं हुई। ये पाकिस्तान इंडिया वाला साथ नहीं है कि हम दोनों जीत जाते हैं लड़ाई। एंड में ना इनका मसला ये है कि स्टेक्स ऐसे बन गए हैं, चाहे वो रजीम चेंज हो, चाहे वो कंप्लीट अबैंडनमेंट ऑफ न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो, दोनों साइड जीरो सम गेम बना बैठी हैं। हुआ इसराइल की तरफ से ये शरारत है, लेकिन ईरान अब उस शरारत को फेस कर रहा है। मेरी ज़ाती राय में ईरान को हैवी ऑप्शन लेनी पड़ेगी अगर उसकी सर्वाइवल की लड़ाई को ये समझता है। अगर ऐसी कोई बात है इंटरनली जो वो बेहतर जानते हैं, सारी बात है, अपने मुल्क को, अपनी कौम को बेहतर जानते हैं, अपने निज़ाम को, तो देन दे कैन सस्टेन दिस एस्केलेशन लेडर पे टुक बॉक्सिंग मैच। लेकिन इस बॉक्सिंग मैच के अंदर ईरान के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्ट होकर, जो पांचवी ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली अब बरह रास्त हमले शुरू कर दे अमेरिकन तनसीबात और इंटरेस्ट ग्रुप्स पे और वो उस पे ऑयल फील्ड्स के ऊपर। मैं ज़ाती तौर पे इस राय से नहीं इत्तेफाक करता। ये इजराइल के ईरान के लिए डिस्ट्रैक्शन होगी और ईरान को एक इनवाइट देने वाली बात है कि अमेरिका को आ भाई मुझे मार, आ बैल मुझे मार। तो उन्होंने ये जब इस सुबह अभी दोपहर को हुआ है, मुबैना तौर पर मैंने आपको बताया भी है कि ये मेरे ख्याल में बेहतर पॉलिसी के प्रॉक्सियों के ज़रिए यहाँ पटाखे पटुखे फाड़ दिए कि ठीक है अपने जवाब दे दिया। जैसा कासिम सुलेमानी की बारी किया था, अलामती उन्होंने रॉकेट मार। इस बार तो मेरा ख्याल अलामती रॉकेट भी मारना मेरे ख्याल में अमेरिकन फैसिलिटी पे नहीं होगा। लेकिन सीरिया एक न्यूट्रल जोन है, डिस्प्यूटेड जोन है, वो वैसे उनके दुश्मन है सीरियन, ये उनके मुखालिफ हैं, वहाँ पे अमेरिकन तनसीबात पे कैसे पटाखा पटुखा फाड़ दिया, ठीक, ये ठीक था। इसी तरह मेरे ख्याल में कुवैत, बहरेन, शायद कतर में अमेरिका बर्दाश्त कर ले डिप्लोमेटिकली कि उनको कहें भैन असी राकेट भेज रहे हैं, तुसी ना तुसी खप नहीं पानी, रोला नहीं पाना। लेकिन वल्ला ये आने वाले दिन में पता लगा कि अमेरिका क्या बर्दाश्त करने को तैयार है और ईरान क्या सस्टेन कर सकता है। असल हदफ जो है ना वो दो हैं, इसराइल को टारगेट करना, हैवी टारगेट करना। अभी तक जिस तरह उन्होंने किया उस तरह नहीं, जैसे अनप्रडिक्टेबली एक बड़े म्यूनिशंस के साथ या बड़े ऑपरेशन के साथ या सुसाइड मिशन के साथ, मलेशिया के ज़रिए या डायरेक्टली बराह रास्त IRGC या मिलिट्री के ज़रिए। और दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर देना। असल जो मकसद है वो अमेरिका का ये है कि टॉन्ट करे ईरान को कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद करे। क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से 30-40% तेल जो है वो इंडिया, चाइना, इन जगहों में जाता है और ईस्ट एशिया की सारी डिमांड फुलफिल होती है। 100% तो वही फुलफिल होती है, लेकिन 30-40% वो चाइना लेता है और अपनी ऑयल नीड्स का 20-25-30% इंडिया वहाँ से लेता है। चाइना के पास, इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज हैं, रूस और सेंट्रल एशिया के। ईस्ट एशिया की मार्केट्स भी, जापान वगैरह, वो चाइना के करीब हो जाएंगे, उनसे तेल खरीद लेंगे और उनके वाया खरीद लेंगे या समुद्री रास्ते से उनके वाया खरीद लेंगे चाइना के। असल नुकसान जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का वो यूरोप को होगा और अमेरिका बेसिकली यूरोप को कर रहा है स्क्वीज़, और स्पेसिफिकली उन्हीं मुल्कों को, इटली, स्पेन, जर्मनी वगैरह, जिनको उसने यूक्रेन रशिया की वॉर में भी स्क्वीज़ किया। पहले उनकी एनर्जी नीड्स फुलफिल होती थी रशिया से, उसने वहाँ स्क्वीज़ किया, उसने नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन फाड़ दी, जिस पाइपलाइन के जरिए वो पहुँचता था वहाँ पर सामान, और नेटो ने फैक्ट है अमेरिका ने फाड़ी है वो। अब एनर्जी क्राइसिस आ गया यूरोप के अंदर, उन्हें अमेरिका के करीब होना पड़ेगा। यूरोप चाह रहा है इंडिपेंडेंस, अमेरिका कह रहा है मेरे ताबे हो जाओ। एक तरफ वो रूस का खौफ दिखाता है उनको
उनके बॉर्डर पे एक लड़ाई लगवाई हुई है अमेरिका ने। दूसरी तरफ उनको एनर्जी की मौत दिखाता है, और तीसरी तरफ उनको वो आईटी डोमिनेशन के ज़रिए कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ई कॉमर्स का और आईटी की टेक्नोलॉजी का, वो अमेरिका के कैलिफोर्निया और उस सिलिकॉन वैली वगैरह से चलता है। तो और फाइनेंशियल मार्केट्स तो हैं ही हैं, और डी इंडस्ट्रियलाइज तो यूरोप प्रिटी मच प्रैक्टिकली पूरा हो चुका है, खे नहीं बनाते वो। तो यूरोप की फ़ौजों को ताबे करने के लिए, जिस तरह कनाडा को किया है, जिस तरह मेक्सिको को किया है वगैरह वगैरह, वो ये चाह रहा है कि ईरान को मैं इतना डैमेज करूँ। यानी एक मकसद नहीं होता उनका, मकसद ये भी है कि ईरान अब ईरान क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना अफोर्ड कर सकता है? पार्लियामेंट में उनकी बातें चल रही हैं, लग रहा है फैसला हो गया है, अल्लाह जाने। पाकिस्तान के पास एक और दोबारा एक मौका है, ईरान पाइपलाइन को रीएक्टिवेट करें, ऊपर देखें स्तानिस्तान की तरफ। स्तानिस्तान मजाक से कहते हैं, स्तान ममालिक जो हैं सारे, वहाँ से तेल आता है। हमारे पास रशियन ऑयल एंड गैस मार्केट की फिर पोटेंशियल पैदा हुई है, हम दोबारा कॉन्डुइट बन सकते हैं इस सी पैक या उस बेल्ट एंड रोड या उस सिल्क रूट के रीजन के अंदर इम्पोर्टेंट खिलाड़ी। तो दुआ करें ईरान स्टैंड करे, ईरान बोल्ड डिसीजन ले इसराइल के ख़िलाफ़, और अगर खुदा ना खास्ता ये अगर आखिरी लड़ाई है उनकी, तो वो पूरा मार्का मार के अपने आप को स्टैंड करे। वरना अगर ये रिंग के ऐसे होता रहा ना, तो ईरान की हुकूमत के लिए बहुत नुकसानदेह, धर्म भरम हो जाएगा, कलेप्स कर जाएगा खुदा ना खास्ता वहाँ पे सारा। इस सबको मदद रखते हुए उम्मीद है कि आप सब दुआ कर रहे होंगे घर में बैठ के, अपनी सपोर्ट का इजहार करें। अगर आप ईरान में लोगों को जानते हैं उनसे रब्ता करें, माली इमदाद करें, जो चीज़ें मतलब जैसे आपको तरीका समझ आता है। और बाकी दुआ करें कि अमन में, ख़ित्ते में सलामती रहे, फ़िरका वाराना ऐसे लड़ाई ना शुरू हो जाए हम सब के दरमियान। और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि ईरान स्टैंड करता है तो पाकिस्तान भी स्टैंड करता है, हमारा साझा बॉर्डर है, हमारा साझा बॉर्डर है। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया।